हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस टीयर 1 टीयर 2 कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप क्या होता है और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे डीवी प्रोसेस के बारे में। डीवी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ये तो हम लोग वीडियो में पहले देख चुके हैं। आज जानेंगे कि जो सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो इन सब के लिए अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो कौन से तारीख का बना होना चाहिए और कुछ जो सर्टिफिकेट हैं उनकी वैलिडिटी कितनी होती है। ठीक है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग मेनली बात करेंगे ओबीसी और एससी एसटी की। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे लास्ट डेट होता है वही होना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो 29/3/2021। अगर इस बार आपने एसएससी एमटीएस टीयर 2 दिया है तो 2021 तक 29/3/2021 तक आपके पास सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद वाला आपका डीवी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आपको मार्च 2021 से पहले का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप ज़रूर रखें, वही एक्सेप्ट करेगा। बाकी नया जो बनाएंगे आप वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखें, जब भी फॉर्म भरें तो लास्ट डेट देख लें और उससे पहले सर्टिफिकेट अपना रेडी कर लें। ओके, नहीं तो डीवी के समय प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि एसएससी का जो फॉर्मेट है, एसएससी एक फॉर्मेट देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके एक अलग फॉर्मेट होनी चाहिए और उसी फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है अपने सर्टिफिकेट को। तो वो फॉर्मेट क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, इसके बाद का जो हम लोग का अगला पॉइंट होगा वो कि ओबीसी सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना दिन का होता है। ये भी कई लोगों के मन में क्वेश्चन है, तो आज इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर ढूंढेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ कि किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि कौन से फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए सर्टिफिकेट बनाते समय। जैसे कि यहाँ पे कई सारे एनेक्सर दिए हुए हैं, तो ये है एनेक्सर 7, जिसमें कि बात किया गया है कि एक सर्विस मैन है उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से लिखा होना चाहिए, आई के बाद अपना नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जा रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम है वो, ये तो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, एक सर्विस मैन का। ठीक है, अब इनका जो डिटेल यहाँ पे होना चाहिए कि उन्होंने कब से, अब मतलब अब किस अपनी जो सर्विस है आपने कितना दिन दी है, क्या दी है, वो सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे सब कुछ भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल होना चाहिए। एक सर्विस मैन वालों का ये है, तो क्या क्या आपका जितना भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है फिलअप सब करके आपको देना चाहिए। ये देखिए, ये है एनेक्सर 8। ठीक है, जिसमें कि फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट। अब ये एससी एसटी सर्टिफिकेट में क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके का पहले तो बना होना चाहिए। ओके, और देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि मेरा जो सर्टिफिकेट है उसका कलर जो है येलो है, पिंक है, ग्रीन है, इस तरह से है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी कि एक सर्टिफिकेट होना कैसे चाहिए। पहले फ़िलहाल फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, दिस इज सर्टिफाइड दैट, उसके बाद नाम, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, गांव यानी कि गांव या शहर का नाम, स्टेट का नाम, और फिर उसके बाद जो कास्ट है, ट्राइब है, वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको फॉर्म भरते समय यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे थे अपनी सर्टिफिकेट के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ये सारे चीज़ें ओके, 50 से 51 जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं या जितने भी कुछ उसमें चेंजेज हुए हैं, वो सब कुछ के अंडर आपको यहाँ पे भरना चाहिए था। ये तो भरते समय आपको वहाँ पे जानकारी दिया गया होगा। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं इस तरह का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें लिखी होनी चाहिए आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर। ओके, ध्यान रखें। अब देखिए, ये उसके बाद फिर यहाँ से ये जो बातें हैं ये भी होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट पर, ये सारी चीज़ें। और चलिए, और इसके बाद फिर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में कम से कम मेंशन होनी चाहिए। अगर ये सब है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है सर्टिफिकेट। ओके, और अगर नहीं है तो फिर देख लीजिए आराम से, सेंट्रल गवर्नमेंट का
आपको जाकर कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसटी सर्टिफिकेट होता है वो मुझे बनाना है। लेकिन अभी तो बनाने का फ़ायदा नहीं, ये बनवाना था आपको मार्च 2021 के पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटी, ये बहुत ज़रूरी है, किन किन अथॉरिटी से हम परमिशन लेके यानी कि अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ओके। उसके बाद देखिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये भी चलेगा। उसके बाद कलेक्टर होना चाहिए, और फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, ओके। उसके बाद एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनमें से किसी एक का होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा आपका तो देखिए चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे उनका रैंक नहीं होना चाहिए। या फिर ये देखिए सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट्स एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। तो एसडीओ यानी कि ये होता है एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर, ओके। एसडीओ, इन्हीं को हिंदी में कहते हैं अनुमंडल अधिकारी। तो अगर आपके सर्टिफिकेट पर एसडीओ का साइन है यानी कि अनुमंडल अधिकारी का साइन है तो फिर आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ था कि एसटी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो यानी कि ध्यान रखिएगा कि अगर एससी कैटेगरी के आप हैं और आपका सर्टिफिकेट तमिलनाडु से बना है, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट का, तो फिर वो किसका बना होना चाहिए, उसमें किसका सिग्नेचर होना चाहिए, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का, ओके। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, बाकी किसी का सर्टिफिकेट किसी का सिग्नेचर जो है वो आपके काम का नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एनेक्शन 9 क्या कहता है, ये 9 है, इसमें कहता है कि फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, गांव होना चाहिए यानी कि फादर नेम और गांव, उसके बाद फिर ज़िला होना चाहिए या फिर डिवीज़न होना चाहिए, और यहाँ पर आपका राज्य होना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो है आपकी जाति या कैटेगरी जो है उसके अनुसार ये सभी चीज़ें भरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम टू सेम आपको मिलना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन हो, डिप्टी कमिश्नर का साइन हो, या फिर डेट सील, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं कि यहाँ पे जान लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ और बातें लिखी नहीं है फिलहाल, सर्टिफिकेट में वी हैव टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ द रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो एसडीओ का साइन है वो भी चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर ईटीसी, ईटीसी यहाँ पे लिखा है, मतलब कि इसके अंतर्गत जो ऊपर में बातें लिखी हुई थी एसडीओ, ठीक है, एसडीओ यानी कि एसडीओ, ओके। एसडीओ का मतलब हो गया आपका अनुमंडल अधिकारी। तो यह अनुमंडल अधिकारी का भी साइन या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो एसडीओ से भी आप कराकर यहाँ पे काम चला सकते हैं, और उनका सील जरूर होना चाहिए, ठीक है, स्टैम्प। चलिए अब आपको दिखाता हूँ, ये तो फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ओबीसी का। सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितने दिन वैलिडिटी होती है ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसमें बताया गया है, यानी कि जिसमें पूरा डिटेल यही सेम टू सेम आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों ये है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओबीसी का, ठीक है। इसमें देखिए अब क्या था कि वहाँ पे कलर कुछ अलग था, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन है सब कुछ वही, ओके। देखिए यहाँ पे है कि भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र। तो इसमें जो भी आपके डिटेल थे वहाँ पे पूछे हुए सब कुछ हैं। देखिए जैसे कि पहले में नाम था तो यहाँ पे नाम है, फादर्स नेम है, उसके बाद गांव या मोहल्ला वो वहाँ पे था ही, पोस्ट थाना, प्रखंड, जिला। अब यहाँ पे वहाँ पे थाना
और ये प्रखंड की चीज़ें नहीं थी, जिला था और उसके बाद राज्य था। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें जुड़ी हैं, अगर ये सब भी है तो ये खराब नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए था जितना वहाँ पे दिया हुआ था। और देखिए उसमें भी सर्टिफिकेट में ये सारी बातें लिखी होती हैं, तो ये सब भी है और होना चाहिए, ये सब बहुत काम की चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुमंडल अधिकारी का सिग्नेचर होता है, SDO, ठीक है। ये 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें इसका यूज़ किया गया था। तो 2016 में देखिए बना हुआ था, ठीक है, 2016 में ये बना हुआ था और 2019 लगभग 3 साल, ठीक है, लगभग 3 साल बाद इसको दिखाया गया, तो इसको मान्य यानी कि वैलिड था ये और इसको मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वालिफाई हो गया था ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको एक सर्कुलर दिखाता हूँ जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कितने साल वैलिडिटी होती है OBC सर्टिफिकेट की। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार उस सर्कुलर को। तो देखिए दोस्तों, ये है मेमोरेंडम और ये किसका है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, ठीक है। तो ये पर्सोनल डिपार्टमेंट का यानी कि जो DOPT होता है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, ठीक है। अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो ये DOPT के अंतर्गत ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये संस्था है जो कि ट्रेनिंग देता है और अपॉइंटमेंट का काम करवाता है, ठीक है। तो DOPT का जो निर्देश थे वो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, आप यहाँ पे समझ पा रहे, देखिए ये 2016 का है ये मेमोरेंडम, ओके। और इसमें देखिए क्या लिखा है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ OBC सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट्स, कितना वैलिडिटी होता है इसमें यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो आपको यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B, ठीक है। तो चलिए A नंबर पढ़ते हैं, क्या है, एवरी कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज as OBC candidate is required to submit a certificate confirming his her status as OBC and also produce non-creamy layer status issued by the authority mentioned in DOPT ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जितना भी दिया हुआ है। तो यानी कि ये कहानी है, नॉन क्रीमी लेयर देना है आपको, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और उसके बाद OBC सर्टिफिकेट वैलिड वहीं पे कहलाएगा। अदरवाइज आप क्या होंगे, UR में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं आप दिखा पाते हैं तो UR में आपको काउंट किया जाएगा, ओके। और देखिए पॉइंट नंबर B क्या कहता है, पॉइंट नंबर B कहता है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वुड बी एप्लीकेबल टू OBC कैंडिडेट्स हु आर कवर्ड अंडर इनकम वेल्थ टेस्ट क्राइटेरियन, ओके। तो यहाँ पे इनकम देखिए, द इनकम लिमिट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम अर्नड ड्यूरिंग 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब हुआ कि अगर आप 2008 में अपॉइंट हो रहे हैं, मान लेते हैं 2008, ठीक है, तो इसके 3 साल प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, 3 साल पीछे। 2008 में अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो 2007, 2006 और 2005, ठीक है, ये 3 साल कम से कम आपके सर्टिफिकेट में दिखाना होगा कि मेरा इनकम इतना था और मैं नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ, यानी कि 8 लाख से मेरा इनकम कम रहा था इन 3 सालों में, और तब जाके आपका अपॉइंटमेंट जो है वो होगा 2008 में, ठीक है, आप अपॉइंट होंगे किसी भी पोस्ट के लिए। तो 3 साल का कम से कम आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यानी कि 3 साल वैलिडिटी होती है एक OBC सर्टिफिकेट की। देखिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं, टू इलिस्ट्रेट द वैलिडिटी ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग एनी मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 कवरिंग 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। उसके बाद देखिए 13-14, 14-15, 15-16 बी एक्सेप्टेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी फॉर एनी अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट विच वुड बी वैलिड ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2016 टू मार्च 2017। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात है जो कि समझना होगा। टू इलिस्ट्रेट मतलब ये समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लेते हैं कि आप 2016-17 के दौरान आपका जॉब लगता है, जो कि मैंने 2008 समझाया, अब ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से समझा रहा है कि 2016-17 में आपका अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है तो 3 साल पीछे, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई भी महीना 2016 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब से शुरू होगा,
1 अप्रैल से, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो मान लेते हैं कि आपने जुलाई में आपका जो अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग हुआ वो 2016 में जुलाई में हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ से काउंट नहीं होगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा आपका साल को, ठीक है। 2016 से 17 के बीच में आपने कभी भी ज्वाइनिंग किया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ज्वाइन करें आप। बस ध्यान रखना है कि उसके 3 साल पीछे का, यानी कि 13-14, 14-15 और 15-16, इन तीनों का सर्टिफिकेट जो है वो आप, मतलब कि एक बार आपको दिखा देना है कि हम भैया नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तो ये आपका 3 साल तक काम कर जाएगा, ठीक है। एक बार आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया तो 3 साल तक, यानी कि अगर आपका 13-14 में बना हुआ है तो आपको 16-17 में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी से पहले आपने बनवा के रखा है 12-13 का, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी, आपको हो सकता है कि अपॉइंटमेंट ना मिले और आपका ज्वाइनिंग रुक जाए। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये DOPT का है, ठीक है, ये किसी इधर उधर का कोई बात नहीं है और इसमें कोई गलत आपको खबर नहीं है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है ये कि 3 साल का कम से कम आपको ये रखना पड़ेगा गैप, ठीक है। तो 3 साल का इसका लिमिट होता है, वैलिडिटी पीरियड होता है, ये ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का और जानकारी मिलता है तो आपको बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक खबरें जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, बिल्कुल किसी तरह का मिक्स और किसी तरह का कोई भी ऐसा ना हो कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई सारे थंबनेल ऐसे होते हैं जिनमें लिखा तो कुछ होता है पर अंदर कुछ और होता है। पर हम लोग का चैनल पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग खुद भी गुजरे हैं और इन सारी चीज़ों को समझे हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि आप लोग का भी कभी इस तरह का कोई नुकसान ना हो और ना हम लोग का। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।